Namaskar friends, I am Ajija, Faculty of History. I am qualified NET JRF examination. Okay, now today I am going to start जो हम इतिहास की तैयारी कैसे करें, खास करके यूजीसी नेट जो JRF की तैयारी करने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या ट्रिक्स होना चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखो, फर्स्ट तो हमें जानना चाहिए जो हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं और उस पर हमें किस प्रकार की थिंकिंग करना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है क्या। तो पहले हम जाने यूजीसी नेट JRF है क्या। ये तो आप जानते हैं, सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जानते हैं नेट JRF एग्जाम होता है क्या। आज हम चर्चा करेंगे पहले 2-3 पॉइंट पर। पहला, हिस्ट्री हम पढ़े क्यों, होता है क्या हिस्ट्री। सेकेंड, जो एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें और किस प्रकार से हम क्वेश्चन बनावें, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के समय में सही गाइडलाइन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है कि हम कैसे करें। फर्स्ट हम साथ साथ पहले ये भी बता दें, हमारा टारगेट है ओनली JRF। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम हिस्टोरियन एंड स्कॉलर। न हम इतिहासकार बनने जा रहे हैं और न ही बहुत बड़े विद्वान बनने जा रहे हैं। पहला हमारा टेक्निक ये होगा कि पहला टेक्निक हमारा क्या होगा कि हम JRF या नेट कैसे क्वालिफाई करें। इतना तो आप लोग जानते हो कि 2 पेपर हैं, तो मैं फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर की चर्चा नहीं करूंगा। मैं अपने डोमेन सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इतिहास पर। इसके 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। 200 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 200 यानी कि आउट ऑफ 100 में मेरा टारगेट होता है कि हम 90 प्लस करके आए, क्योंकि हमारा टारगेट JRF होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलो। नेट पास करना तो आसान बात है, हम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। ओके, अब हम देखें यहां पर कि 90 प्लस हमारा टारगेट होता है कि आउट ऑफ 100 में 90 प्लस हम कैसे लाएं। देखो, 90 प्लस की बात इसलिए मैं करता हूं कि हमें JRF चाहिए। 100% की कोई दावा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूं, यह रियलिटी है, फैक्ट्स है। फिर हमारा दावा है कि 90 प्लस हम रखेंगे तो निश्चित रूप से 80 तो क्वेश्चन करेंगे ही, 80 नंबर तो मेरा सही होगा ही, जो कि JRF के लिए काफ़ी है। JRF के लिए यदि हम अपने सब्जेक्ट में 50 प्लस 75 प्लस 75 प्लस हम बनाते हैं तो JRF हो जाता है। फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन बनाते हैं, कॉमन पेपर में हो जाता है, तो बहुत बड़ी बातें नहीं है। इसी टेक्निक पर हम लोग चर्चा करेंगे। सारी क्लास में मैं बताऊंगा जो हम कैसे बनावें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ हमें मॉक टेस्ट भी देना होता है। ये सबसे अधिक अनिवार्य है, यानी कहते हैं टेस्ट योरसेल्फ, स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें। और स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें, इसके लिए आपको बनाना होगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पैटर्न को देखना होगा, बहुत पुराने पैटर्न को नहीं, नए पैटर्न को। क्योंकि आप देखोगे 2020 से अब तक क्वेश्चन के पूछने के में पैटर्न में बहुत सारे बदलाव आए हैं, चेंजिंग लाया गया। उस चेंजिंग को हमें देखना है, जो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन अब आ रहे हैं। 2017-18 उससे पहले के देखोगे और उसके बाद का आप देखोगे, बहुत बड़ा डिफरेंसेस है क्वेश्चन में, चेंजिंग है। उस नए चेंजिंग के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार हमें पढ़ने की आवश्यकता है, उसे फॉलो करने की आवश्यकता है। अब हम यूजीसी नेट JRF की जो हम बात करते हैं, तो चले आए हम अपने सब्जेक्ट हम लेते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास की तैयारी हम कैसे करें।
जो इतिहास की तैयारी हम कैसे करें, हम कैसे इतिहास को पढ़ें और समझें। ठीक है, हिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। पहले तो जाने कि जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं ये हिस्ट्री है क्या। यदि आपसे पूछो, आप जानते हो कि हमारा हिस्ट्री जो है वो 10 यूनिट्स में है, 10 यूनिट में इसका सिलेबस है। इसमें हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया तो पढ़ना ही है, और साथ साथ इसमें जो एक 10वां यूनिट हमारा है, 10th और लास्ट यूनिट जो होता है उसको कहते हैं हिस्ट्रियोग्राफी। वो क्या होता है बेटा? हिस्टोरियोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इतिहास लेखन। जो इतिहास लेखन क्या होता है इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है पेपर में। देखो हिस्ट्री राइटिंग जो है अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। आप जानते हो हिस्ट्री राइटिंग, नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग, राष्ट्रवादी इतिहासकार भी लिखे हैं, लेफ्टिस्ट भी लिखे हैं, मार्क्स ने भी लिखे हैं, सबअल्टर्न भी लिखा है, कॉलोनियल यानी कि जिसको हम कहते हैं यूरोपियन, इसमें कैम्ब्रिज भी है, ऑक्सफोर्ड भी है। इतने तरीके से भारतीय इतिहास को लिखा गया है और सभी ने अपने अपने तरीके से हमारे इतिहास को यानी भारतीय इतिहास की व्याख्या की है। अब जैसे मार्क्सिस्ट, तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो है उनके अपनी अलग विचारधारा है, और राष्ट्रवादी जो इनका अलग विचारधारा है। जैसे अभी एनसीईआरटी को लेकर के विवाद हुआ है, आपने देखा होगा जो राष्ट्रवादी इतिहासकार का कहना है कि हम अकबर और टिप्पू सुल्तान जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया उसको हम क्यों पढ़ें, उनकी अपनी विचारधारा है। उसी प्रकार से सबअल्टर्न का कहना होता है कि इतिहास तो लिखा गया लेकिन उसमें बड़े बड़े लोगों के बारे में वर्णन की गई है, लेकिन जो रूट लेवल पर लोग हैं यानी जो कमजोर वर्ग हैं, जो पेजेंट्स क्लासेज है, आर्टिसियंस है यानी जो किसान है, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, आम जनता है, जिनके बारे में नहीं लिखा गया है, विमेंस के बारे में नहीं लिखा गया है, और ये कहना है सबअल्टर्न राइटर का। तो सभी तरीके से भारतीय इतिहास का वर्णन अलग अलग तरीके से किया गया। इतना तो जानते हैं यह हिस्टोग्राफी, इस पर हम प्रत्येक क्लास में एक एक करके डिस्कशन करेंगे, क्योंकि है क्या कि इतिहास लेखन जो है इसका संबंध प्राचीन काल से भी है, मध्यकाल से भी है, आधुनिक काल से भी है। किसी ने अशोक को स्टार बनाया है, किसी ने अशोक के बारे में कुछ और बातें कही है, रोमिला थापर का अलग विचार है, बिपिन चंद्र का अलग विचार है, तो सभी ने अपने अपने तरीके से व्याख्या किया है, उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखें जो हम इतिहास लेखन हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहली बात जो मैंने अभी कहा कि है क्या, हमें जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, क्या इतिहास, हम क्यों पढ़ें इतिहास, व्हाई शुड स्टडी हिस्ट्री, इतिहास को हम पढ़ें क्यों, ये बहुत बड़ी बात है ना। इतिहास है क्या, इसको हम क्यों पढ़ें, इतिहास क्या है, इतिहास लेखन का एक मुद्दा है। देखो हम नेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, जेआरएफ बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा इन बातों पर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल मैं बेसिक बात आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और जो आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है, काफी यूजफुल साबित होगा। अब देखते हैं इतिहास क्या है। आप लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद रखता हूं सभी जानते होंगे इतिहास क्या है। इतिहास जनरली लोग क्या बोलते हैं, जो बीत गया वो इतिहास है, नहीं। आप रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हो, लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो आपका आंसर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इतिहास है क्या, एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी है, पास्ट एंड प्रेजेंट यानी अतीत एवं वर्तमान का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। ए क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। क्या है इतिहास, क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट, मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट एंड पास्ट का एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी यानी एक क्रमबद्ध अध्ययन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक क्रमबद्ध अध्ययन
अतीत एवं वर्तमान का एक क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्योंकि आप ऐसे आप समझ सकते हो, यदि मान लो हमें कि पास्ट को जानना है, ठीक है, और प्रेजेंट को जानना है, दोनों में संबंध स्थापित करना है, कैसे करेंगे? इसके लिए कंप्रिहेंसिव स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं लिखा हूं कि कंप्रिहेंसिव स्टडी, कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन, इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता होती है, तब हम इतिहास को समझते हैं, राइट, ठीक है। और पहले होता था 2018 से पहले आप देखते होंगे कि फैक्ट्स पूछे जाते थे अधिकांश यूजीसी नेट के एग्जाम में। अब फैक्ट्स वगैरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप आज का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वह पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, वह पैटर्न बहुत अधिक बदल चुका है। आप कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं लिखा हूँ कि कंप्रिहेंसिव स्टडी, कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन में करवाऊंगा। तो चलो अपने मुद्दे पर आते हैं, क्या है? पास्ट एंड प्रेजेंट। तो हमें प्रेजेंट को जानने के लिए कहाँ जाना होगा? पास्ट में। प्रेजेंट की व्याख्या कब करेंगे? जब हम पास्ट को जानेंगे, है ना, क्रमबद्ध अध्ययन, कहीं गैप नहीं है। अतीत एवं वर्तमान का क्रमबद्ध अध्ययन। यदि आज हम बात करते हैं, आज को हम जाने, आज हम कास्टिज्म के बारे में जाने, तो आज कास्टिज्म तो एकाएक नहीं है, उस पास्ट में जाना पड़ेगा। यदि हम महात्मा बुद्ध को भी जानते हैं तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा और प्रेजेंट से जोड़ना पड़ेगा। ये इतिहास है, और जिसमें इतिहास में हम जो इंसान के जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सभी का स्टडी करते हैं, चाहे सोसाइटी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कल्चर हो, स्कल्पचर्स हो, म्यूजिक हो, डांस हो, पेंटिंग हो एंड एक्सेट्रा, सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसका उपयोग हम कैसे किया और उसका आगे क्या उपयोग हो सकता है, ये इतिहास है। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से पढ़ करके समझने की आवश्यकता होती है, राइट। चले हम देखते हैं एक एक करके थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। यदि हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं, कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के स्रोत, ठीक है, सोर्सेज, जो इतिहास को समझने के लिए उसके सोर्सेज को समझना होगा। तो सोर्सेज जब तक सोर्सेज को नहीं समझेंगे तब तक इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। और ये जो पाठ है हम देखते हैं, जब हम स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट यूनिट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है हिस्ट्री में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पूरे हिस्ट्री में। यहाँ से आप प्रत्येक साल कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चंस प्रत्येक साल यहाँ से पूछे ही जाते हैं, आप देख सकते हो। यानी 10 to 15 का मतलब हो गया 30 नंबर यहीं से आ गया। मैं क्या वादा किया हूँ कि 90 प्लस बना करके हम आएंगे तो आएंगे, ये दावा है। 90 प्लस मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं JRF बनना है। तो वही मैं अभी टेक्निक बता रहा हूं कि कहां से किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है हमारा? मैंने क्या कहा, हम इतिहासकार नहीं बनने जा रहे। मेरा पहला टारगेट है, ओनली वन टारगेट है, पहले JRF क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना। पहले तो कदम रखने के लिए पैर रखने का जगह तो मिले, उसके बाद विद्वान बनते रहेंगे, राइट, है ना। तो है क्या सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया? क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री required to examine the diverse sources that provide glimpses into the lives, beliefs, achievements of the early civilization। मतलब क्यों चाहिए हमें? यदि क्वेश्चन पूछ दे कि हम सोर्सेज को क्यों पढ़ें, why should study the sources, हम स्रोत को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? इसके द्वारा हम क्या पढ़ते हैं, हमें किसकी जानकारी पड़ता है, उस समय रहन सहन क्या था, क्या भेद था, क्या उपलब्धि थी,
सारे बारे में जानकारी करते हैं। और इन सोर्सेज को हम 3 भाग में बांटेंगे। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक होता है लिटरेरी सोर्सेज, एक होता है फॉरेन अकाउंट्स, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी इतिहासकारों के यात्रियों के विवरण लेखन, जहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना होती है। आप PYQ देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको आगे देखें बेटा, राइट। देखो, देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज, 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेस। 3 हमारे सोर्सेज है। एक क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एक क्या है लिटरेरी सोर्सेस, एक क्या है फॉरेन अकाउंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे जैसे पुरातात्विक स्रोत। दूसरा ये हमारा साहित्यिक स्रोत, और ये है बेटा हमारा विदेशी जो यात्री लेखक जो थे उनका विवरण, जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में क्या क्या लिखा। 3 प्रकार के सोर्सेज हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत, अब यहां पर क्वेश्चन होता है क्या कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, जिसमें हम जैसे एग्जीबिशंस इंक्लूडिंग द इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, सिक्के, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या हम पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में हम कहते हैं अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख और अन्य अभिलेख को पढ़ते हैं। उसके बाद मुद्राएं, उसके बाद देखते हैं स्मारकें, उसके बाद देखते हैं मूर्तियां, एसेट्रा, ठीक है। ये सभी क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। देखो, ये 3 सोर्सेज हैं हमारे पास, आर्कियोलॉजी, लिटरेरी एंड फॉरेन अकाउंट्स। इन 3 सोर्सेज में आउट ऑफ 3, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स यदि कोई है तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। इंपॉर्टेंट भी और सबसे ऑथेंटिक भी। क्वेश्चन भी आया इस प्रकार से, इन तीनों सोर्सेज में सबसे अधिक विश्वसनीय सोर्सेज हम किसको मानते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ही मानते हैं, राइट। लिटरेरी यानी साहित्यिक स्रोत जो है और फॉरेन अकाउंट्स जो है वो थोड़ा सा बाइस्ड हो सकता है। जैसे फॉरेन अकाउंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। MBT मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, तुगलक डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में दरबार में अफ्रीकन मोरक्को ट्रेवलर्स इब्न बतूता आए थे, और इब्न बतूता को MBT ने दिल्ली का चीफ काजी अपॉइंट भी किया, काफी रिस्पेक्ट दिया, एज ए एम्बेसडर चाइना भी भेजा। लेकिन वो चाइना नहीं जाते हैं, रास्ते से वापस आते हैं दक्षिण भारत के। बाद में MBT के अगेंस्ट में कुछ कंस्पिरेसी उन्होंने किया, इसमें वो शामिल भी हुए थे, जिसके कारण MBT ने उनको जेल में बंद किया, लेकिन बाद में वापस कर दिया। जब वापस चले गए इब्न बतूता, तो उन्होंने वहां पर एक बुक लिखा, बुक का नाम था रेहला। इस रेहला बुक में उन्हें भारत के बारे में लिखा है, उस समय भारत के क्या कंडीशन था, क्या सोसाइटी थी, क्या कल्चर था, क्या रहन सहन था, क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या समाज था, सभी के बारे में लिखा है। उन्होंने MBT के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। हो गया ना, क्यों नहीं लिखा, जेल में बंद किया था। तो मेरे कहने का सेंस यहां पर यह है, मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि इन तीनों सोर्सेज में सबसे अधिक विश्वसनीय सोर्सेज जो माना जाता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज माना जाता है, राइट। जिसमें हम अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं, स्मारकों के बारे में पढ़ते हैं, मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, पढ़ते हैं। यदि अभिलेख पढ़ते हैं तो पूरे भारतवर्ष के अभिलेख पढ़ते हैं, उत्तर भारत, पश्चिम भारत,
दक्षिण भारत, दक्कन एरिया सभी के। यदि उत्तर भारत का अभिलेख हम पढ़ते हैं, यदि मौर्य काल का अभिलेख पढ़ते हैं, गुप्त काल का पढ़ते हैं, तो पूर्वी भारत के पाल डायनेस्टी का भी पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में जो हम पढ़ते हैं चेर, चोल, पांड्य, उसका भी अभिलेख पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमें विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होता है। उसके अलावा हम राष्ट्रकूट पढ़ते हैं। उसके बाद हम यदि हम राष्ट्रकूट देखते हैं तो इधर कौन है, पल्लव है, पल्लव के को पढ़ते हैं, चोला एम्पायर को पढ़ते हैं, सभी का अभिलेख को पढ़ेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या कहा, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा ही जाता है। ये तीनों पार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, उस अभिलेख को लिखाऊंगा, उस अभिलेख की विशेषता क्या है, उस अभिलेख के बारे में है क्या, किस भाषा में लिखी गई, ठीक है, सभी के बारे में। यदि मान लो हम गुप्त काल के समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखते हैं, नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, क्योंकि अभिलेख की भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। रॉक एडिक्ट्स होता है, आयरन पिलर होता है, और साथ साथ हम देखते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस होता है। अब इसमें हम यदि अभिलेख को देखें, एक जैसे मैंने क्या कहा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है, और नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या, किसी को प्रशंसा में लिखा हुआ। अब वह अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है, देखो क्वेश्चन है किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में, किस शैली में है, चंपू शैली में है, चंपू काव्य शैली में है। अब उसमें समुद्रगुप्त के मिलिट्री कन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने मिलिट्री कन्क्वेस्ट नॉर्थ और साउथ में क्या था, और उसमें उनकी नीतियां क्या थी। एक बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसके बारे में चर्चा नहीं है, जैसे बॉर्डर एरिया के बारे में चर्चा नहीं है, अकाटक राज्यों के बारे में चर्चा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम रिसर्च मेथोलॉजी को जोड़ के पढ़ते हैं। जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन से नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा, किस शैली में है, किस भाषा में है, क्या वर्णन करता है, तो उससे होता है कि हम उसके जो रिसर्च मेथोलॉजी का जो पार्ट है वह भी पढ़ लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहानी खत्म। इस तरह से हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। तब मैं गारंटी देता हूं कि 90+ क्वेश्चन बनाएंगे, हम बनाएंगे तो बनाएंगे, ठीक है। और अब देखिए लिटरेरी सोर्सेज में, लिटरेरी क्या है, हमारा रिटेन टेक्स्ट है, जिसमें हम 2 टाइप के लेते हैं, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट भी है और हिस्टोरिकल भी है। हम 2 प्रकार से लेते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं एक प्रकार से धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, और गैर धार्मिक साहित्य। जैसे धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, आरण्यक है, बहुत सारे हैं सेक्टर। इसके अलावा जितने भी हैं वह हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। ऐसे कलहन के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी, ये क्या हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, यानी अर्थशास्त्र कौटिल्य ने जो लिखा है, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में उल्लेख है, डिप्लोमेसी का उल्लेख है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा है, वार की चर्चा है, ट्रीटी की चर्चा है, एक्सेट्रा उसकी चर्चा की गई है। तो ये क्या है, सब हिस्टोरिकल है। यदि मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने क्या है, हिस्टोरिकल है, जिसमें अग्निमित्र और मालविका के बारे में चर्चा की गई है, जो एक महाकाव्य माना जाता है, ड्रामा सेंस में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, सोर्सेज है हमारे पास। और उसी प्रकार से फॉरेन अकाउंट्स, जो विदेशी यात्री और ट्रेवलर जो भारत में आए हैं, जैसे ग्रीक के आए थे, रोम के आए थे, चाइना के आए थे, ईरान के आए थे, जो हमारे देश में आए, जैसे मेगास्थनीज, हम ईरान की ग्रीक की बात करें तो मेगास्थनीज की हम बात करते हैं। मेगास्थनीज का लिखा हुआ आप लोग जानते होंगे इंडिका। तो इंडिका जिसमें उन्होंने
एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा किया है, मौर्य प्रशासन, स्पेशली मौर्य प्रशासन में उसमें बताया है किस प्रकार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट किस प्रकार से फंक्शन में था और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, नगर पालिका जो थी, जो 6 बोर्ड्स में बटा हुआ था, प्रत्येक बोर्ड्स में 5 मेंबर्स होते थे, 30 सदस्यों के द्वारा शासन व्यवस्था यानी मौर्य काल के नगर पालिका की शासन व्यवस्था की जाती थी। इसमें जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन एक बोर्ड है, यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जहाँ फॉरेनर्स को देखने के लिए, सेल टैक्स के लिए, एक्सेट्रा, इस प्रकार से की गई है। उसी प्रकार से हम देखते हैं रोमन, चाइना, ईरान, इन सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब इसी को मैंने यहां पर दिखाया, देखो, अब इसी को मैंने दिखाया कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए इंस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। टाइप ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक एक करके मैं व्याख्या कर दिया हूं, यहां पर समझाया हूं। अब वहीं पर यहां पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैं दे दिया हूं। अब इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, सेल्स, मोहरे, पोटेरी, बर्तन, मॉन्यूमेंट्स, स्मारके, स्कल्पचर्स, मूर्तियां, ऑल आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, राइट। यदि इस तरीके से खोल के पढ़ोगे आप एक एक करके तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। अब देखो, अब इंस्क्रिप्शंस में, अब देखो मैंने क्या कहा, स्टोन पिलर्स, टेम्पल वॉल्स, कॉपर प्लेट्स, ठीक है, ये सभी क्या है, इंस्क्रिप्शंस हैं। उसके बाद जो शासकों के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन, घोषणा पत्र जारी की गई, जो दान दी गई, ठीक है, जो ऐतिहासिक बातें की गई है, उसके सभी क्या है, अभिलेख। इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी समझाया था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जैसे जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, रुद्र दमन का द्वारा लिखा हुआ है, एरन अभिलेख, इसमें पहली बार सती प्रथा की साक्ष्य प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन है। इसको हम लोग डिटेल एक एक करके मैं लिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। और रेगुलर मेरा क्लास अटेंड करोगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अटेंड करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाओगे डेफिनेटली। 85-90 क्वेश्चन तो बना के आओगे, निश्चित रूप से बनाओगे, और पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ बनोगे, ठीक है। लेकिन जरूरत क्या है, रेगुलर क्लास, कंटिन्यूटी क्लास में रहना, प्रैक्टिस करना, मॉक देना, PYQ दो जो अनिवार्य है, उसके बाद ही हम पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्वाइंस, ठीक है, उसमें मुद्राएं, विभिन्न शासकों के द्वारा अलग अलग मुद्राएं जारी की गई। जब हम क्वाइंस की बात करते हैं तो देखते हैं पहली बार जब 6th सेंचुरी BC में, टाइम ऑफ द महाजनपदास, महाजनपद के समय में पहली बार पंचमार्क यानी मेटल करेंसी लॉन्च हुआ भारत में। पहली बार मेटल करेंसी जो है, धातु के मुद्राएं जो हैं, वो कब आई, 6th सेंचुरी BC में। जो टाइम क्या है, महाजनपद का समय है, महात्मा बुद्ध का समय है, जिसको प्री मौर्य काल के नाम से जानते हैं, अनेक समय से जानते हैं। नाम क्या था, पंचमार्क या आहत कहते थे। उससे पहले भारत में जो काम होता था, कैसे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या थी, एक ही थी, क्या, लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। लेकिन जब स्टेट का एक्सपेंशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ, स्टेट का एक्सपेंशन हुआ, राज्य का विस्तार हुआ, लंबे दूरी की व्यापार स्थापित हुई, जिसको उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है, अनेक नामों से जाना गया। उस समय लोगों की आवश्यकता हुई, नीड हुई कि मेटल करेंसी लॉन्च किया जाए, और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। बार्टर सिस्टम में ये जरूरी नहीं था कि जो हम वस्तु हमें चाहिए वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, नहीं मिलता था, ये समस्याएं होती थी। तो इन अनेक कारणों से मेटल करेंसी 6th सेंचुरी BC में लाया गया, जो कहलाता है पंचमार्क मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के हम लोग कहे, या उसको आहत कहे। तो उसके अलावा जो हम देखते हैं मौर्य काल में, गुप्त काल में,
उसके बाद हर्षवर्धन के समय अनेक प्रकार की मुद्राएं जारी हुई। फिर कुछ बहुत सारे रीजनल जो किंगडम हुए हैं, क्षेत्रीय जो राज्य हुए, उनके द्वारा जारी की गई। फिर हम देखते हैं चेर के द्वारा, चोल के द्वारा, चालुक्य के द्वारा, पांड्य के द्वारा, फिर पाल के द्वारा, मैत्रेयी शासकों के द्वारा अनेक तरह की मुद्राएं जारी की गई है। गुप्त काल में बहुत अधिक मुद्राएं जारी की गई है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा है यहाँ से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जहाँ से हम, अब क्वेश्चन आपके मन में होता है क्वाइंस हम पढ़े क्यों, आई शुड स्टडी क्वाइंस, मुद्राएं। इसमें हम रूलर को पढ़ते हैं, रूलर के बारे में जानते हैं कि उस शासकों ने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को विकसित किया। क्वाइंस के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा जानते क्या, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन को हम जानते हैं कि उस समय के, उस काल के भारत के इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, वहां के शासकों ने इकोनॉमी को किस प्रकार से इंप्रूव किया या इकोनॉमी के लिए किस प्रकार से काम किया, ट्रेड कॉमर्स कैसे चलाया, हमारा ट्रेड किन किन देशों के साथ था, इंटरनल ट्रेड क्या था, एक्सटर्नल ट्रेड क्या था, और इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड होता था तो वो किस माध्यम से होता था। उसके बाद वो करेंसी हमें इकोनॉमी के साथ साथ हमें कल्चर को भी प्रमोट करता है, कल्चर एंड रिलीजन दोनों, संस्कृति और धर्म को भी प्रमोट करता है। कैसे बेटा, यदि हम सिक्कों पर देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुषाण वंश के शासक बीमा कटफिसस, जिन्होंने पहली बार भारत में प्योर गोल्ड करेंसी इशू किया, उनके एक सिक्कों पर हम देखते हैं नंदी और त्रिशूल का चिन्ह है। तो डेफिनेटली इसे यह प्रूव होता है कि वह लॉर्ड शिवा के फॉलोअर थे, शिव जी को मानने वाले थे, क्योंकि वो सिंबल किसका है, लॉर्ड शिवा का है। तो हमें कल्चर, रिलीजन की भी जानकारी उससे प्राप्त होती है। सिर्फ लिखा हो किंग्स एंड द इमेज ऑफ द किंग्स एंड द रिलीजियस सिंबल्स, राइट। अब देते सिल्स, मोहरे, सिल्स पार्टिकुलरली द फॉर्म ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में करेंसी तो था नहीं, सिल्स मोहरे होती थी, वही एक आइडेंटिटी होता, पहचान होता था उसको। और इसमें फीचर्स ऑफ एनिमल्स, डेटीज, इन सभी के चिन्ह वहां पर होते थे, जिसके बाद जहां से व्यापार, प्रशासन और मेकिंग ऑनरशिप, किसका ये सामान है, किसने इस चीज को बनाया, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं पोटेरी, बर्तन। इससे हमें एक पोटेरी एक्चुअल पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल का ही पार्ट है। जो बर्तन, जैसे कि उस समय की जो बर्तनें बनाए गए, अब बर्तन बनाने का डिजाइन क्या था, जिस पर किस प्रकार के सिंबल्स थे, किस प्रकार से उसको पेंटिंग किया गया था, चित्रकारी क्या था। जैसे अनेक आप सुनते हैं कि जैसे ओसीपी सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक एंड रेड स्ट्रिप्स के बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि उन लोगों के डेली लाइफ क्या था, कुकिंग प्रैक्टिस क्या था, स्टोरीज क्या होते थे, उनका तरीका क्या था, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस क्या था उनका, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। खास के वहाँ के लोकल यानी ग्रामीण पद्धति क्या थी, उनके छोटे छोटे उद्योग धंधे किस प्रकार से थे, उनके बारे में, किस प्रकार से फैक्ट्री में काम करते, उस बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब मोन्यूमेंट्स, स्मारक, इसमें टेम्पल, स्तूपाज, प्लेसेस, फोर्टिफिकेशंस, अनेक, इससे क्या होता है, हमें अचीवमेंट्स की प्राप्ति होती है। ऐसे मान लो हम टेम्पल आर्किटेक्चर्स की बात करें, मंदिर निर्माण कला की बात करें, जी बिगिनिंग फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, एक्चुअल में गुप्त काल से टेम्पल आर्किटेक्चर्स की शुरुआत होती है। अनेक शैली में बनाए, अनेक स्टाइल है, नागरा स्टाइल, बेसारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, 3 शैली हम देखते हैं। और नागरा स्टाइल हम देखते हैं डेवलप स्टार्ट हुआ कब, गुप्ता काल से प्रारंभ होता है, जो कि उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट पार्ट में, उसके बाद उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट क्षेत्रों में जो कलाई जो थी टेम्पल आर्किटेक्चर्स का, वो क्या था, नागरा स्टाइल कहा गया।
और जब हम डेक्कन के क्षेत्र में आते हैं जिसको हम बेसरा स्टाइल कहते हैं, जिसमें द्रविड़ और नागर दोनों मिक्स था। फॉर एग्जाम्पल एलोरा का कैलाश टेम्पल, एलोरा कैलाश टेम्पल क्या है, वह बेसरा स्टाइल है, इसमें दोनों स्टाइल मिक्स किया हुआ है। सब हम साउदर्न पार्ट जाते हैं जो द्रविड़ स्टाइल, साउदर्न इंडिया, बिल्कुल मीनाक्षी टेम्पल जिसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। तो उससे हमें पता चलता है आर्किटेक्चर्स के बारे में, कल्चर के बारे में हम देखते हैं। स्तूपास है, इन सभी को हम मोनूमेंट्स में लेते हैं। अब देते हैं स्कल्पचर आर्ट, मूर्ति निर्माण कला। मूर्ति चाहे स्टोन के बने हों या ब्रॉन्ज के बने हों। ऐसे हम यदि फर्स्ट स्कल्पचर आर्ट की बात करें तो बिगिनिंग फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हम स्कल्पचर आर्ट की बात करते हैं, जहां पर ब्रॉन्ज के बने हुए डांसिंग गर्ल के इमेज हमें प्राप्त हुए हैं। ब्रॉन्ज के बने हुए डांसिंग गर्ल के इमेज प्राप्त हुए हैं। अब देखो जब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एलोबरेट करते हैं, तो इसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। क्या कि उस समय वहां पर क्या आईबीसी के पास वो टेक्नोलॉजी भी था, डेफिनेटली, तब तो उन्हें ब्रॉन्ज के बनाया। इसका मतलब उस सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि सोसाइटी में डांस एंड म्यूजिक को प्रमोट किया जा रहा था। डांस एंड म्यूजिक यानी कि वीमेंस की पोजीशन सोसाइटी में काफी हाई थी। सीधो मैट्रिमोनियल सोसाइटी कहा गया है, मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं, मैट्रिनियल सोसाइटी बोलते हैं हम। उसकी जानकारी प्राप्त होती है, कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बिगिनिंग फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां से हम देखते हैं जो कि ब्रॉन्ज के हैं, स्टोन्स के, वहीं से स्टोन्स के भी बने हुए हमें मूर्तियां प्राप्त हो रही है। एक योगी की मूर्तियां प्राप्त हुई है जो लाइम स्टोन का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आगे हम स्कल्पचर की बात करते हैं तो स्कूल ऑफ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, उसको देखते हैं। अलग अलग तरीकों से मूर्तियों का निर्माण किया गया, ये स्टाइल है उनका। उसके बाद पल्लवा आर्ट, जब हम पल्लव को देखते हैं काफी पॉपुलर है, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, तो इस मामले में काफी बहुत आगे था। और इसी के लिए आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर के लिए तो इनको जाना जाता है। तो आजकल देखोगे इस टाइप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, PYQ देखोगे आप, तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने क्या कहा था, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली मिनिमम एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस आते ही हैं और उसको आपको पढ़ना है। अब आगे आए, देखिए लिटरेरी सोर्सेस की हम बात करें, थोड़ा इसको देख लें। सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेस, जब मैंने कहा लिटरेरी सोर्सेज जिसको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जो है हमारा वह दो प्रकार के, एक रिलीजियस, एक सेकुलर, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल भी कहते हैं, हिस्टोरिकल भी कहते हैं, ऐतिहासिक, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक, तो मैंने बताया था। अब इसी में हम आगे देखते हैं, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट को ले, धार्मिक ग्रंथों को कुछ ले, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए वेदास, आरण्यक, उपनिषदास, पुराण, द महाभारत जिसको हम एपिक के रूप में आप जानते हैं, द रामायण, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैना टेक्स्ट, ऑल आर द रिलीजियस हमारे टेक्स्ट हैं, ग्रंथ। और यहां से डेफिनेटली बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखोगे एक एक चीज जब तक तोड़ करके समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक GRF नहीं मिलेगा। और मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल है, मैं बहुत सारे कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो पूरे मैं जो पढ़ाता हूँ दिल्ली के साथ साथ पूरे अक्रॉस इंडिया, पैन लेवल इंडिया पर, तो वहाँ पर एक एक चीज़ मैं खोल के पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। क्योंकि आज का जो पैटर्न, जो क्वेश्चन पूछने का जो बदल चुका है, उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं। निकालें, एक एक चीज़ को खोल करके तोड़ तोड़ के पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखो जैसे मैंने वेदास, अब वेदास इसी को पढ़ने में चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, ठीक है, उसके चाहे रिचुअल्स हैं, फिलोसफिकल डिस्कशन है, इन सभी पर फिलोसफिकल डिस्कशन हमें करने की आवश्यकता है।
क्या इसके दार्शनिक विचारधाराएं थे, उस टाइप का आजकल का पैटर्न बन चुका है। उसके बाद उपनिषदास, आरण्यक, कुरान, रामायण, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट सभी को पढ़ेंगे। क्लास में एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ाने में, हमें इस टॉपिक को पढ़ाने में कम से कम 40 घंटे टाइम लगता है। बहुत बड़ा अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर यहीं से होता है और इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो लगभग एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री के 6-7 यूनिट आप अपने आप कवर होगा। टेक्निक है यह, मैंने क्या कहा कि टेक्निक ये अपनाओ, पास कैसे करें, यानी जीआरएफ कैसे मिले, क्वालिफाई कैसे हो। अब हम देखते हैं आगे। देखो जैसे आप देखो, मैंने सेकुलर हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात करें। अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट, इसमें जैसे चाहे अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा हुआ है, या राजतरंगिणी कल्हण का लिखा हुआ है, या इंडिका जो फॉरेन टेक्स्ट है मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। इससे हमें इतिहास की जानकारी, उस समय प्रशासन की जानकारी मिलती है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक होती है, अब पूछा ही गया है। और साइंटिफिक एंड द टेक्निकल वर्क्स, जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ठीक है, आर्यभट्टीय मैथमेटिकल कामसूत्र, एक क्या है, सभी तो सेकुलर हिस्टोरिकल बुक्स है। ये क्या है, इसको सेकुलर को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। आप देखो, इसे भी मैंने 2 भागों में बांट दिया है। एक एक चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया, तोड़ दिया मैं, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक आप देखें इसमें क्या हो गया, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट। एक क्या हो गया, साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क्स। मेरा दावा है कि इस तरीके से कोई नहीं समझाता होगा, कोई नहीं। आप कंपेयर कर सकते हो पूरे गारंटी के साथ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट, अब हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट में हम किसको लेंगे, फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, कल्हणा का लिखा हुआ राजतरंगिणी, ये क्या है, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका, इसमें हम देखें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब जैसे राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। देखते हैं हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें हम उस समय मौर्यकाल के मिलिट्री स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं, राइट। अब देखो दूसरा पार्ट इसका क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क्स। सेकुलर लिटरेचर को मैंने 2 भाग में बांट दिया, साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क्स। अब को साइंटिफिक एंड टेक्निकल क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे सुश्रुत संहिता, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में किस प्रकार से मेडिकल साइंस यानी सर्जरी, मेडिसिन इस तरह से डेवलप्ड हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। इसका नाम है साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क्स। इस टाइप से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यू पैटर्न 100% ये न्यू पैटर्न है। न्यू पैटर्न को मैं समझा रहा हूं। आप देखोगे 2024, 25 इस साल का क्वेश्चन देखो, 24 का क्वेश्चन देखो, 2023 का क्वेश्चन देखो, आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे कि अब वहीं पर चरक संहिता इस प्रकार से आयुर्वेद का फाउंडेशन हुआ है और मेडिसिन डेवलप्ड हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए जैसे आर्यभट्टीय के जैसे मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में बताया गया। इसमें कामसूत्र, इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल कंडक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। दिस वर्क द डेमोन्स्ट्रेट and they advance the knowledge system of the ancient India in medicine, mathematics, astronomy and social sciences, right। ऐसे पढ़े सारे क्वेश्चन बनेंगे। डन, होप है आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों के वर्णन, जो मैं अभी समझा रहा था।
इसी बात जो समझाया था उसी बात को मैं एलेबोरेट कर दिया हूं यहाँ पर। अब फॉरेन अकाउंट्स एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, ऐसे अनेक फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी डिटेल लिखा है, जैसे ग्रीक, यूनानी, रोमन, चाइनीज, ठीक है, ईरान। देखो घबराना नहीं हिंदी मीडियम वाले, मैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, ये सारे कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है, इसको हिंदी में करते हुए हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। जैसे ग्रीक यानी यूनानी यात्री के वर्णन, ठीक है, हम देते हैं रोमन इतिहासकार का वर्णन, पर्शियन यानी ईरानी यात्रियों लेखकों का वर्णन, इसको देते हैं चाइनाज यानी चीनी यात्री का वर्णन। अब हम देखते हैं जगह मेगास्थनीज जो 4th सेंचुरी में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिन्होंने इंडिका नामक बुक लिखा है जिसमें उस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी चर्चा किया है। जैसे हेरोडोटस, स्ट्रेबो मेंशन इंडिया एंड दे आर द ज्योग्राफिकल वर्क्स। रोमन, सबसे बड़ा नाम रोमन में प्लिनी का आता है, जिसका बुक है नेचुरल हिस्टोरी का, इसमें बताया किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स रोमन देशों के साथ भारत का था, सिल्क रूट के बारे में बताया उसमें। उसके बाद हम देखते हैं चाइनीज ट्रेवल, जैसे फाइयान, हुएनसान, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में आए, किस प्रकार से उन्होंने अनेक यूनिवर्सिटी की यात्रा की और उन्होंने स्टडी भी किया, और डॉक्यूमेंट्स की भरपूर जानकारी वो देते हैं। और हम देखते हैं ईरानियंस, अलबरूनी, फिरदौसी, जैसे अलबरूनी के किताबुल हिंद, यह इसको जानने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज माना जाता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, तो इसको हम पूरे पढ़ेंगे, कम से कम 6-7 यूनिट जो है हमारा कवर हो जाता है। इसी पॉइंट को एक एक करके हम एलोबरेट करेंगे प्रत्येक क्लास में, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों में अब हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे। मैं नोट्स तैयार करवा दूंगा, इसका PDF भी मिलेगा, हार्ड कॉपी भी मिलेगा, साथ साथ PYQ भी मिलेगा और उस पर प्रैक्टिस भी होंगे, समझ गए। जब तक मॉक टेस्ट और PYQ नहीं होगा तब तक हम रिजल्ट की कामना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सारा नोट्स मिलेगा, PYQ पर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देंगे, डेफिनेटली रिजल्ट हमारा होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में आप लोगों के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।